तो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, और वो चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है बच्चों, तो क्रैश कोर्स में हम लोग इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये जो चैप्टर है पहला, उसमें बेसिकली हमको मोल के बारे में पढ़ना है, और मोल बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। मोल आगे भी हर चैप्टर यूज हो जाता है, और ये बेसिकली बैकबोन है पूरे फिजिकल केमिस्ट्री का। तो इसको हम लोग अच्छे से सीखेंगे, देखेंगे किस तरह से मोल का यूज है और आगे हम लोग कैसे उसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एकदम हम लोग बेसिक से शुरू करते हैं कि आखिर मोल होता क्या है यार। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, मोल का मैंने यहाँ डिफिनेशन लिखा है। मोल इज एसआई यूनिट टू मेजर नंबर ऑफ पार्टिकल्स। मोल इज एसआई यूनिट टू मेजर नंबर ऑफ पार्टिकल्स, है ना। मतलब पार्टिकल्स को मेजर करने का जो एसआई यूनिट है वो मोल है। और भी तरीका होता है नंबर ऑफ पार्टिकल मेजर करने का। जैसे आप बात कीजिए दर्जन का, तो एक दर्जन में कितना होता है? 12। तो दर्जन से भी तो हम नंबर ऑफ पार्टिकल मेजर करते हैं। ठीक है, या आप बात कीजिए 1 मिलियन का, तो 1 मिलियन का मतलब क्या होता है? 10 की पावर 6। तो वो भी तरीका है क्या मेजर करने का? नंबर मेजर करने का। लेकिन जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है? मोल होता है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल मेजर करने का एसआई यूनिट मोल होता है। जैसे टाइम की आप बात कीजिए, तो टाइम मेजर करने का बहुत सारा तरीका हमारे पास है। आवर है, सेकंड है, मिनट है, बट जो एसआई यूनिट है टाइम का वो कौन है? सेकंड है। उसी तरह से नंबर मेजर करने का हमारे पास बहुत सारा यूनिट है। लाख में भी मेजर कर सकते हैं, दर्जन में भी मेजर कर सकते हैं, लेकिन जो एसआई यूनिट है वो क्या है? मोल है। ठीक है, तो मोल इज एसआई यूनिट टू मेजर नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, तो अब मैं इसको मिटा दे रहा हूं मोल को, है ना। ये हमने देख लिया है क्या होता है। ठीक है, अब आगे हम लोग चलते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर 1 मोल होता क्या है भाई। तो 1 मोल होता है, इट इज अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस, है ना, दैट कंटेन्स एज मेनी पार्टिकल एज देयर आर एटम इन 12 ग्राम ऑफ C12 एटम, है ना। मतलब यार 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का वो नंबर या वो अमाउंट होता है ना। इट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का या किसी भी मैटर का वो नंबर या वो अमाउंट होता है जिसमें कितने हो? एज मेनी पार्टिकल, इतने पार्टिकल हो जितने क्या होते हैं? 12 ग्राम ऑफ C12 एटम में होते हैं, है ना। यानी 12 ग्राम आप कार्बन के एटम ले लीजिए, 12 ग्राम कार्बन में C12 होना आपको लेना है। कौन सा? कार्बन के 2 आइसोटोप होते हैं, C12 होता है, C14 होता है। आपको कौन सा लेना है? C12 लेना है। ठीक है, उसमें जितने एटम होंगे उसी को 1 मोल बराबर बोला जाता है। ठीक है, जैसे हाँ आप देखिए हमने क्या किया है ना, देखो हमने एटम लिए, बहुत छोटे छोटे हमने एटम लिए। किसके एटम है? कार्बन के, C12 के एटम है, C12 एटम है, C12 एटम है। देखो बहुत सारे हमने एटम लिए हैं, और हमने तब तक एटम लिए हैं जब तक इनका वजन कितना ग्राम में हो जाए? 12 ग्राम में हो जाए। छोटे छोटे एटम को रखते चलो C12 के, तब तक इनको रखो जब तक इनका वजन क्या ना हो जाए? 12 ग्राम में हो जाए ना। 12 ग्राम में 12 ग्राम में जितने एटम्स होंगे कार्बन के, ना, C12 में, उसी को हम 1 मोल बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? 1 मोल। तो 1 मोल हमारा क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन। और इसकी वैल्यू क्या होती है? जब इसको मेजर करेंगे, आप गिनेंगे, इसको काउंट करेंगे इतने सारे एटम को, तो इसकी वैल्यू इतनी आएगी यार, 6.022 इंटू 10 की पावर 23, है ना। यही वैल्यू आती है, और इसको हम एक और नाम देते हैं एवोगाड्रो नंबर। ये जो नंबर है 6.022 इंटू 10 की पावर 23, इसको एक और नाम हम देते हैं एवोगाड्रो नंबर, और इसको Na से दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं? Na से दिखाते हैं। ठीक है, तो हम लोग समझ गए हैं कि 1 मोल बेसिकली क्या होता है ना। 1 मोल अगर बेसिकली होता क्या है? ये होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन। नंबर ऑफ पार्टिकल होता है 12 ग्राम ऑफ कार्बन में, या बेसिकली कह लो 1 मोल हमारा क्या होता है? ध्यान देना सब लोग, 6.022 इंटू 10 की पावर 23, यही हमारा 1 मोल होता है यार। कोई पूछेगा इतना क्यों होता है, तो सीधे सीधे कहोगे क्योंकि IUPAC ने डिफिनेशन रेकमेंड किया है कि 12 ग्राम आप लीजिए, छोटे छोटे एटम ले लीजिए, है ना, एटम ले लीजिए बहुत सारे, है ना। किसके एटम? C12 के। तब तक लीजिए जब तक इनका वजन कितना ग्राम ना हो जाए? 12 ग्राम ना हो जाए। और इसमें जब आप एटम देखेंगे तो ऑटोमेटिकली वो कितना आ जाएगा? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 आ जाएगा। उसी को हम लोग 1 मोल कहते हैं। ठीक है ना, तो ये डिफिनेशन हुआ 1 मोल का। ठीक है, तो 1 मोल हम लोग समझ गए हैं कि क्या होता है।
6.022 इंटू 10 की पावर 23 इज 1 मोल। ठीक है बच्चा। अब देखो यहीं पे थोड़ा सा हम लोग समझते हैं 1 दर्जन क्या होता है। 1 दर्जन क्या होता है? 12 होता है। 1 दर्जन 12 होता है। तो सिंपली अगर कोई आपसे बात करे कि 1 दर्जन क्या है? 12 है। कोई पूछे 12 में कितना दर्जन, तो आप क्या बताओगे? 1। 24 में कितना दर्जन, तो क्या कहोगे? 2। कैसे कहोगे? 24/12। कोई पूछेगा 24 में कितना दर्जन, तो आप क्या कहोगे? जाते हो बनाना वाना खरीदते होगे, पूछता कि हाँ 24 बनाना दो, चाहे तुम क्या कहते हो 2 दर्जन दो। तो 24 में निकालना है तो हमने किससे भाग दे दिया? 12 से भाग दे दिया यार, है ना। उसी तरह कोई पूछेगा 36 में कितना, तो 36 को किससे डिवाइड कर दोगे? 12 से डिवाइड कर दोगे बच्चा, ना। 36 डिवाइडेड बाय 12। तो देखो अगर हमें दर्जन निकालना तो हम किससे डिवाइड कर रहे हैं? 12 से। अच्छा, दर्जन के लिए जो काम 12 कर रहा है, मोल के लिए वही काम कौन कर रहा है? जरा मुझे बताइए तो। 6.022 इंटू 10 की पावर 23 कर रहा है। हमें पता करना 24 में कितना दर्जन, हमने 12 से भाग दी। उसी तरह अगर हमें मोल पता करना होगा तो हम किससे डिवाइड करेंगे? इससे डिवाइड करेंगे। ठीक है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 से डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले मैं यही लिख रहा हूं ना मोल को। अगर हमें मोल निकालना तो हम निकालेंगे कैसे? तो मैं लिख रहा हूं नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल बराबर हमारा हो जाएगा यार, है ना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स और डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10 की पावर 23। इसको मैं पहले बता चुका हूं, इसको हम लोग Na भी कहते हैं। एवोगैड्रो नंबर है। कैसे इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं? Na से रिप्रेजेंट करते हैं। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। ठीक है बच्चा। नंबर ऑफ मोल हो जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10 की पावर 23। Na से भी इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग क्वेश्चन लेते हैं और फिर तो ये 2 क्वेश्चन हमने हैं जो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पे हम करने वाले हैं। आपको निकालना है मोल। पहला हमने आपको दिया है 12.044 इंटू 10 की पावर 24 एटम ऑफ सोडियम, है ना। आपको यहां मोल बताना है यार। तो पहली बार में भी मैंने मोल का आपको फार्मूला बताया था। तो अगर हम मोल ऑफ सोडियम निकालते हैं, मोल ऑफ सोडियम निकालते हैं यहाँ पे, मोल ऑफ सोडियम, तो हमारा कितना आ जाएगा? नंबर ऑफ पार्टिकल कितना है बताइए? ये नंबर ऑफ पार्टिकल दिया हुआ है भाई, है ना। इसको किससे डिवाइड कर देंगे? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 से डिवाइड कर देंगे यार, है ना। डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा बच्चा? ये 20 आ जाएगा यार। कितना आ जाएगा? 20। देखो डिवाइड कर दिया, 20 आ गया। ठीक है, अब अगला कर लेते हैं उसी तरह से। अब अगर हमें मोल ऑफ H2O चाहिए, वाटर चाहिए, तो वाटर का मोल कितना हो जाएगा बताइए? 6.011 10 की पावर 23 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10 की पावर 23। डिवाइड कर लो यार, ये कितना आ जाएगा बच्चा? 1/2 आ जाएगा। 1/2 आ जाएगा। तो पहले पार्ट का आंसर कितना आ जाएगा? 20। दूसरे पार्ट का आंसर कितना आ जाएगा? 1/2। तो आप समझ गए होंगे कि जब भी नंबर दिया रहेगा तो मोल हम कैसे निकालते हैं। ठीक है बच्चा। अब आगे हम लोग आइडियल गैस के लिए पढ़ लेते हैं। आइडियल गैस के लिए कैसे होता है, ठीक है ना। हमने अभी कहा था कि आइडियल गैस की हम लोग बात करने वाले हैं, तो ध्यान दिया जाए, है ना। अगर हमारे पास कोई आइडियल गैस है तो 2 कंडीशन अभी हम लोग को ध्यान रखना है। एक कंडीशन हम लोग को ध्यान रखना है एसटीपी का। एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब इसका होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अच्छा, स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता कितना है? तो 0 डिग्री, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको आप 273 केल्विन भी कह सकते हैं। 273 केल्विन भी कहा जा सकता है। प्रेशर क्या होता है? 1 बार होता है यार, 1 बार, है ना। अब 1 मोल ऑफ एनी आइडियल गैस एट एसटीपी, उसका वॉल्यूम जो होता है वो 22.7 लीटर होता है। कोई भी आइडियल गैस अगर आप एसटीपी पे लेंगे तो उसका वॉल्यूम होगा 22.7 लीटर। अगर कितना आप लेंगे? 1 मोल। पीवी इक्वल टू एनआरटी से इसको आराम से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए खैर एक और हम लोगों को कंडीशन ध्यान रखना, एनटीपी का। एनटीपी का कंडीशन, है ना। यही 2 कंडीशन जो पहला चैप्टर हम लोग का है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसमें यूज होता है। तो नॉर्मल टेम्परेचर का भी मतलब होता है 0 डिग्री। देखो स्टैंडर्ड टेम्परेचर भी कितना था यार? 0 डिग्री। नॉर्मल टेम्परेचर भी क्या होता है? 0 डिग्री। लेकिन प्रेशर स्टैंडर्ड क्या था? बार में था। लेकिन नॉर्मल प्रेशर किसमें होता है? एटमॉस्फेयर में होता है, एटीएम में होता है। बार एंड एटमॉस्फेयर आर यूनिट ऑफ प्रेशर। ठीक है। अब 1 मोल ऑफ एनी आइडियल गैस एट एनटीपी, अगर आप 1 मोल कोई भी आइडियल गैस को एनटीपी पे लेते हैं तो उसका वॉल्यूम कितना होगा? 22.4 लीटर। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर एसटीपी पे 1 मोल आइडियल गैस होगा तो उसका वॉल्यूम कितना होगा?
22.7 लीटर। अगर एनटीपी पे 1 मोल आइडियल गैस होगा तो उसका वॉल्यूम कितना होगा 22.4 लीटर। तो आप समझ गए होंगे कि आइडियल गैस के लिए दो कंडीशन है जो हम लोग को ध्यान रखना है। और 1 मोल अगर एचटीपी पे कोई भी आइडियल गैस का वॉल्यूम 22.7, एनटीपी पे 22.4 लीटर। ठीक है बच्चे, अब आगे हम लोग इसी पे देखेंगे कि आखिर हम लोग इसको मोल से कैसे रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो बड़ा कॉमन सेंस है यार यहाँ पे, है ना। एनटीपी वाले को देख लो, एचटीपी वाले को भी उसी हिसाब से कर लेंगे हम लोग, है ना। तो देखो यार, 1 मोल गैस अगर है तो उसका वॉल्यूम एनटीपी पे कितना है जरा मुझे बताओ तो 22.4 है यार, है ना। 1 मोल गैस एट एनटीपी, तो उसका जो वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम हमने अभी कितना पढ़ा, वॉल्यूम अगर हम इसकी बात करेंगे तो वॉल्यूम हम पढ़ रहे हैं 22.4 लीटर, यही ना हम लोग पढ़ रहे हैं। उसका वॉल्यूम 22.4 लीटर है। 1 मोल ऑफ गैस एट एनटीपी, वॉल्यूम 22.4 लीटर। तो अगर 1 मोल का 22.4 है तो 2 मोल का क्या हो जाएगा बताइए, डबल हो जाएगा। 3 मोल का क्या हो जाएगा, 3 × 22.4 हो जाएगा। तो अगर मोल देके वॉल्यूम पूछेगा तो हम निकाल सकते हैं। उसी तरह उल्टा भी बात कर लेते हैं ना, 22.4 लीटर में कितना है, 1 मोल है, तो कोई कहेगा 44.8 में कितना होगा, तो 22.4 से भाग ही ना दोगे, कॉमन सेंस है। 22.4 में 1, तो कोई 44 में पूछेगा तो 22.4 से हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो हम कह सकते हैं मोल ऑफ आइडियल गैस, आइडियल गैस एट एनटीपी, मोल ऑफ आइडियल गैस एट एनटीपी बराबर क्या हो जाएगा बताइए, वॉल्यूम ऑफ गैस। वॉल्यूम ऑफ गैस मैं लिख रहा हूं किसमें, लीटर में यार, लीटर, वॉल्यूम ऑफ गैस लीटर में और डिवाइडेड बाय 22.4। ठीक है बच्चे, ये हो जाएगा। कभी भी अगर हमें मोल ऑफ आइडियल गैस बताना हो एनटीपी पे तो हम करेंगे क्या, वॉल्यूम ऑफ गैस को लीटर में लेंगे और 22.4 से डिवाइड कर देंगे। अगर यहीं पे एनटीपी के जगह एचटीपी आ जाएगा तो मैं पहले बता चुका हूं 22.4 के जगह क्या हो जाएगा, 22.7 हो जाएगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे एनटीपी एचटीपी क्या होता है और मोल को उससे हम कैसे रिलेट करते हैं। ठीक है बच्चे, तो इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। इस कॉन्सेप्ट पे हम क्वेश्चन लिख दे रहे हैं। चलिए बच्चे, तो हम लोग अब मोल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं अगर आइडियल गैस के लिए। ठीक है ना, तो हम कर रहे हैं फाइंड मोल्स एट एनटीपी। एनटीपी पे आपको मोल बताना है। और ध्यान दीजिए, हमने आइडियल गैस नहीं दिया है, क्वेश्चन आया हुआ है इस तरह का आपके एग्जाम में, नीट में। तो जब भी एनटीपी अगर लिख देगा, कोई गैस देगा, अगर आइडियल नहीं भी मेंशन किया है तो अपने मन से आप आइडियल मान के उसको करेंगे। क्या मानकर करेंगे, आइडियल मान के करेंगे ना। कंफ्यूज नहीं होंगे कि आइडियल गैस तो दिया ही नहीं, अपने मन से आइडियल मान के ही उसको करना है हम लोगों को। ठीक है यार, तो चलिए, ठीक है, तो चलिए देखते हैं बच्चा, है ना, हम लोग मोल कैसे निकालेंगे। यहाँ पे हमें मोल निकालना है, तो पहले में मोल हम लोग कैसे निकालेंगे, ऑलरेडी हम आपको यही फार्मूला बता चुके हैं कि मोल के लिए होता है वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर। तो वॉल्यूम ऑफ गैस लीटर में कितना दिया है बताइए, 44.8 दिया है यार। तो हम 44.8 लिखेंगे, इसको किससे डिवाइड कर देंगे, 22.4 से, क्योंकि एनटीपी है बच्चा, है ना, हम बता चुके हैं फार्मूला। तो डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 मोल आ जाएगा यार। क्या आ जाएगा, 2 मोल आ जाएगा। समझ गए होंगे सारे बच्चे, ठीक है ना। चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं, इसको अब मैं मिटा दे रहा हूं। ठीक है ना, पहला क्वेश्चन था, मिटा दिया मैंने, देखो कैसे हमने उसको निकाला। अब दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं। तो दूसरा हम लोग ये देखिए आया हुआ सवाल, इस तरह का सवाल आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है ना, तो ये 1 सीसी दिया हुआ है। सीसी का मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो क्यूबिक सेंटीमीटर में दिया हुआ है और हमको लीटर में लेना होता है। तो पहले हम लोग को ये ध्यान रखना है कि 1 सीसी बराबर 1 ml होता है यार। सीसी है ना, सेंटीमीटर क्यूब, वो सीसी बोतला सीसी में समझ जाइएगा ना, सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 ml है। और इसको लीटर में आप चेंज करेंगे तो सबको पता है, इसको 1000 से भाग देना पड़ेगा मिलीलीटर को लीटर में चेंज करने के लिए। इतना लीटर हो गया यार, ठीक है। अब अगर हम इसको मोल निकालेंगे बच्चा, तो मोल सबको पता है, वॉल्यूम ऑफ गैस किस में लेते हैं, लीटर में लेते हैं। तो लीटर में कितना आ गया बताइए, 1/1000, इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर -3 और डिवाइडेड बाई 22.4 आप डिवाइड कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान देना है, हमेशा हमको लीटर में ही लेना है। अगर लीटर के अलावा कोई दूसरा यूनिट यूज किया है, सेंटीमीटर क्यूब यूज किया है या ml यूज किया है, तो लीटर में चेंज करेंगे, फिर हम लोग मोल निकाल ले जाएंगे। ठीक है, तो 2 कॉन्सेप्ट हम लोग मोल का पढ़ चुके हैं या 2 कंडीशन हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर नंबर दिया है तब हम कैसे निकालेंगे और वॉल्यूम दिया है तब कैसे निकालेंगे, है ना। अब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, है ना। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे अगर वजन दिया है तब कैसे, है ना। तो उसके लिए एक आपको मैं डिफिनेशन बताने जा रहा हूं। वो डिफिनेशन है मोलर मास का। पहले आपको मैं मोलर मास थोड़ा सा बता दूं।
उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। तो मोलर मास क्या कहता है यार, है ना, ये होता है मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, है ना, इन ग्राम, है ना, ये मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस होता है, ग्राम में होता है ना, यही हमारा क्या होता है 1 मोल होता है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम। ठीक है बच्चा, तो ग्राम में हम लेते हैं। तो अगर आप बात करते हैं, है ना, जैसे कार्बन का आपने अगर कोई मोलर मास आपसे पूछ दे, कार्बन का, मैं मोलर मास की बात कर रहा हूं, तो आप क्या बताइएगा 12 ग्राम पर मोल, 12 ग्राम पर मोल, है ना। एक मोल का मास कितना होता है 12 ग्राम होता है। जितना मास आप पढ़ते हैं ना जो ग्राम में, वो एक्चुअली सबका सब क्या होता है मोलर मास ही होता है। जैसे आपको पता होगा ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का अगर मोलर मास की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 ग्राम पर मोल, है ना, या 1 मोल ऑक्सीजन का मास क्या हो जाएगा 16 ग्राम हो जाएगा। तो जो भी हम पढ़ते हैं उसी तरह अगर कोई CH4 की आपसे बात करता है तो CH4 का कैसे निकलेगा, कार्बन का 12 और इधर 16, तो हो जाएगा 16 ग्राम पर मोल। ऐसे मैं मोलर मास की बात कर रहा हूं, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 4। तो जो भी हम मोलर मास पढ़ते हैं ना वो एक्चुअली 1 मोल का ही मास होता है। ठीक है, तो अब बहुत कॉमन सेंस है यार, 1 मोल कार्बन का वजन, इसी को देख लो, 1 मोल कार्बन का वजन कितना है 12 ग्राम है, तो 2 मोल का वजन कितना होगा 24 ग्राम, 3 मोल का कितना होगा 36 ग्राम, 4 मोल का 4 इंटू 12 ग्राम, यही ना होगा। अगर कोई उल्टा पूछ दिया 12 ग्राम में कै मोल, तो क्या कहोगे 12/12 1। 24 ग्राम में कै मोल, तो क्या कहोगे 2, कैसे 24/12। 36 ग्राम में कै मोल, कार्बन के लिए कोई कहेगा 36 ग्राम में कितना कार्बन, तो कह रहे हो 12 ग्राम में 1 कार्बन है, कार्बन का मोल है, तो 36 ग्राम में ये कितना होगा, तो 36/12, यही ना कहोगे। ठीक है, 36 में कितना, तो क्या कहोगे 36 डिवाइडेड बाई 12, 3 कहोगे, कॉमन सेंस है। ठीक है, तो तुम कर क्या रहे हो, जो भी वेट में ग्राम में जो वजन दिया उसको किससे डिवाइड कर रहे हो, मोलर मास से डिवाइड कर रहे हो। ठीक है, तो हम लोग मोल को वजन से रिलेट करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है ना, वजन से हम लोग रिलेट करने वाले हैं। तो मोल का ये फॉर्म भी सारे बच्चे देख लीजिए फटाक से, है ना। वजन में हम कैसे मोल को रिलेट करेंगे, तो मोल बराबर हम क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, वेट इन ग्राम, वेट इन ग्राम और डिवाइडेड बाय मोलर मास, और मोलर मास, वेट इन ग्राम को आप किससे डिवाइड करेंगे, मोलर मास से डिवाइड करेंगे। ठीक है बच्चा, तो जैसे इसमें मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, है ना, और क्वेश्चन देके आपको एक्सप्लेन कर देना। तो हम लोग ने क्वेश्चन लिख दिया था, इसको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। हमारा क्वेश्चन है फाइंड मोल्स, और हमने आपको दिया है 12 ग्राम कार्बन। तो 12 ग्राम कार्बन में अगर हम बात करेंगे तो मोल ऑफ कार्बन एटम कितना हो जाएगा 120/12 बराबर 10। 120/12 करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। उसी तरह से दूसरे में अगर हम यहां पे बात करते हैं मोल ऑफ H2SO4, है ना, देखिए ये तो एटम था, H2SO4 हमारे पास क्या है, ये मॉलिक्यूल है। H2SO4 क्या है, मॉलिक्यूल है। तो मोल ऑफ H2SO4 कितना हो जाएगा बताइए 196, यही ना आपका इसका वेट दिया हुआ, वेट इन ग्राम, और बटे में मोलर मास, तो सबको जोड़ के निकाल लो। तो हाइड्रोजन का 2 आएगा, सल्फर का 32 आएगा, ऑक्सीजन का 16 × 4 आएगा, निकाल लो सब जोड़ जाड़ के, 98 आ जाएगा यार। डिवाइड कर लो बच्चा, तो ये कितना आ जाएगा यार 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2। ठीक है, तो मोल ऑफ H2SO4 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, मोल ऑफ कार्बन एटम कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा ना। अब यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बता दूं कि जो मोल ऑफ एटम होता है, मोल ऑफ एटम को हम ग्राम एटम भी बोलते हैं। ग्राम एटम एक साथ लिखेगा यार, ग्राम एटम इस तरह से। तो अगर कहीं क्वेश्चन दे दे फाइंड ग्राम एटम, है ना, तो उसको भी आपको मोल ही समझना है। ठीक है, उसी तरह से मोल ऑफ H2SO4 या मोलिक्यूल अगर रहेगा, अगर क्या रहेगा मोलिक्यूल, है ना, जहां एक से ज्यादा एटम होते हैं वो मोलिक्यूल होता है। तो मोलिक्यूल का अगर आ जाएगा तो उसको हम लोग ग्राम मोलिक्यूल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्राम मोलिक्यूल भी बोलते हैं, समझ रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग ग्राम मोलिक्यूल भी बोलते हैं, ग्राम मोलिक्यूल भी बोलते हैं, है ना। तो एटम को, मोल को हम लोग ग्राम एटम भी बोलते हैं, और मोलिक्यूल के मोल को ग्राम मोलिक्यूल ही बोलते हैं। तो कई बार क्वेश्चन आता है फाइंड ग्राम मोलिक्यूल, तो गलती मत करिएगा ना। जैसे एक छोटा सवाल देके आपको मैं समझा दे रहा हूं, है ना यार, आपको मैं समझा दे रहा हूं, छोटा सवाल मैं ले रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है ना बच्चा, तो एक छोटा सवाल हम लोग इस पे लिख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन में दे रहा हूं, फाइंड ग्राम एटम, फाइंड ग्राम एटम इन 24 ग्राम ऑफ
ऑक्सीजन, 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। क्वेश्चन देख लो यार, फाइंड ग्राम एटम, जी एटम लिखे हैं, एक साथ लिखे हैं, ग्राम एटम इन 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अब अगर इस तरह से कोई लिख दे ग्राम एटम, जी एटम, तो मैं समझिएगा इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होता है ग्राम एटम का मतलब मोल ही हुआ यार, मोल ही आपसे जानना चाह रहा है, ये क्या जानना चाह रहा है, मोल। तो आप ये ग्राम एटम कहे, ग्राम एटम बेसिकली क्या हो गया बच्चा, मोल हो गया यार। मोल बराबर क्या होता है, वेट गिवन इन ग्राम, और बटे में ऑक्सीजन का मोलर मास आपको पता है, आप डिवाइड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 1.5 आ जाएगा। समझ गया कि नहीं समझ गया। उसी तरह से ग्राम मॉलिक्यूल भी हम मोल को ही बोल रहे हैं, ठीक है। तो आप सब कुछ समझ गए होंगे किस तरह से होता है। तो 3 फॉर्म है, तीनों फॉर्म को आपस में हम लोग क्या करते हैं, रिलेट करते हैं। तो हम लोगों ने 3 फॉर्म पढ़ लिया है मोल का, ठीक ना। हमने पढ़ा है कि अगर नंबर ऑफ पार्टिकल दिया रहेगा और उसको हम किससे डिवाइड करेंगे, 6.02 to 10 की पावर 23 से, तो हम कहाँ पे पहुंच जाएंगे, मोल पे पहुंच जाएंगे। उसी तरह से अगर वॉल्यूम इन लीटर दिया रहेगा और उसको हम 22.4 से डिवाइड करेंगे, तब भी हम कहाँ पहुंच जाएंगे, मोल पे पहुंच जाएंगे यार, ठीक है ना यार, है ना। देखो यार, उसी तरह से अगर वेट इन ग्राम दिया रहेगा यार, उसको मोलर मास से डिवाइड करेंगे तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे, मोल पे पहुंच जाएंगे यार, ठीक है। तो अगर वेट इन ग्राम दिया है, मोलर मास से डिवाइड किया तो कहाँ पहुंच गया, मोल। और एक बार मोल पे पहुंच गया तो फिर मोल से हम नंबर ऑफ पार्टिकल भी तो निकाल सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल से मोल निकल सकता है, तो मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल निकल सकता है, मतलब यहां से यहां गए, यहां से यहां चले गए। या ऐसे देख लो यार, अगर वॉल्यूम ऑफ गैस हमारा लीटर में दिया हुआ है तो वहां से हम मोल निकाल लीजिए। मोल निकालने के बाद कोई आपसे कहता है कि आप मोलर मास निकाल दीजिए या क्या निकाल लीजिए, वेट इन ग्राम निकाल दीजिए, तो आप फटाफट निकाल सकते हैं, ठीक है ना। या कोई कह दिया नंबर ऑफ पार्टिकल हमने दिया है, उससे आप मोल निकाल लें, मोल से कोई कहेगा कि वॉल्यूम निकाल ले, तो मोल और वॉल्यूम में क्या रिलेशनशिप है आपको पता है एनटीपी पे, तो आप चेंज कर लेंगे। तो बेसिकली यही 3 फॉर्म है, नंबर से मोल, मोल से वॉल्यूम वाले फॉर्म पे चले जाइए, या ग्राम में दिया है, ग्राम से मोल निकाल लीजिए, फिर मोल से आप नंबर या वॉल्यूम वाले फॉर्म पे चले जाइए, है ना। तो आपस में तीनों को चेंज कर सकते हैं। वॉल्यूम को 22.4 से डिवाइड करेंगे एनटीपी से, तो मोल पे चले आएंगे, और मोल का वेट से रिलेशनशिप हमको पता है, तो वॉल्यूम से हम वेट में चले आएंगे। या नंबर में जाना चाहते हैं तो नंबर में भी जा सकते हैं, क्योंकि नंबर वाला फार्मूला भी हमको पता है। तो ये 3 फॉर्म है, तीनों को एक दूसरे से क्या किया जा सकता है, इंटर रिलेट किया जा सकता है। और इस पे बहुत सारा सवाल पूछा है AIPMT में, है ना, या नीट अब कह सकते हैं उसको, कम से कम 5-6 सवाल इसी कॉन्सेप्ट पे पूछा हुआ है। तो उसी को हम लोग बारी बारी सब डिस्कस कर लेते हैं, कुछ सवाल कैसे कैसे इसको हम लोग। तो 2 क्वेश्चन हमने लिखा है। पहला हमने लिखा है फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 1 cc, जो ही मैंने क्वेश्चन कराया था उसी को मैं आगे एक्सप्लेन कर रहा हूं। यही सवाल एग्जैक्टली आपका पूछा है नीट में, फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 1 cc ऑफ N2O एट NTP। दूसरा मैंने पूछा है व्हाट इज नंबर ऑफ है ये एट नहीं ऑफ, व्हाट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 36 ग्राम ऑफ H2O, ठीक है बच्चा। तो पहले ये 1 cc ऑफ NTP दिया हुआ है, तो पहले यहां से आप मोल निकाल लें, पहले आप मोल निकाल लें। हम ऑलरेडी यही बताए हैं कि जब भी हम मोल निकालेंगे तो वॉल्यूम हम किस में लेंगे, लीटर में। 1 cc हमारा क्या होता है, 1 ml होता है, या बेसिकली ये 10 की पावर -3 क्या होता है, लीटर होता है, डिवाइडेड बाय 22.4। ये हमारा क्या निकल गया, मोल निकल गया। अच्छा, मोल को हम नंबर में कैसे रिलेट कर सकते हैं, ये भी मैं आपको बता चुका हूं फार्मूला, है ना। तो मोल बराबर हम लोग का क्या होता है, हमने मोल निकाल लिया पहला पार्ट यार, है ना। अब आगे हम चल रहे हैं, अब मोल बराबर हमारा क्या होता है, ऑलरेडी दूसरा फॉर नंबर वाला मैं बताया था अभी उधर, है ना, बताया भी था कैसे रिलेट करते हैं। तो मोल बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ N2O और डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10 की पावर 23। देखो बच्चे यही ना होता है, 6 मोल बराबर क्या होता है, मोल बराबर पढ़े हो ना, नंबर ऑफ N2O बटे में 6.022। तो यहाँ से नंबर ऑफ N2O तुम नहीं निकाल सकते हो, बहुत आराम से निकाल सकते हो यार। अब अगर यहीं से हम इसको यहाँ मैं मिटा दे रहा हूँ, क्वेश्चन आप देख चुके हैं। तो अगर हम लोग यहीं से नंबर ऑफ N2O को निकालने की कोशिश करें, नंबर ऑफ N2O को निकालने की कोशिश करें तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा यार। तो नंबर ऑफ N2O हमारा क्या आ जाएगा बताइए, नंबर ऑफ N2O हमारा यहाँ से क्या आएगा, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 6.022 10 की पावर 23, और इसको हम लोग किससे डिवाइड कर देंगे, 22.4 से। और अगर हम डिवाइड करेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। आप यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए, ऑप्शन जो है इसी हिसाब से वहां दिया हुआ था, इसको आप कर लेंगे। समझ गए कि नहीं समझ गए, इसी हिसाब से हमको करना होता है, ठीक है। तो पहला हमने पहले मोल निकाला यार, है ना, मोल को फिर हमने नंबर वाले कॉन्सेप्ट से रिलेट किया तो हो गया। देखो वॉल्यूम से हमने क्या निकाल लिया, नंबर ऑफ पार्टिकल निकाल लिया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन थोड़ा और चेंज्ड है,
उसको हम लोग करते हैं। इसको मैं मिटा दे रहा हूं ऊपर वाले को, सब लोग समझ गए होंगे, ठीक ना। तो देखिए अब यहां हम लोगों ने क्या दिया है, आपको ग्राम में दिया। देखिए तो नंबर ऑफ मोलिक्यूल हम जानना चाह रहे हैं, नंबर ऑफ मोलिक्यूल, और हमने दिया किस में है, ग्राम में दिया है। यानी 36 ग्राम ऑफ वाटर में नंबर ऑफ मोलिक्यूल क्या होगा, है ना। तो डायरेक्ट कोई अप्रोच नहीं है, आपको वेट दिया है, आप वेट से पहले मोल निकालेंगे, मोल निकालने के बाद आप नंबर निकाल सकते हैं। तो पहले यहां मोल निकालेंगे बच्चा, हम निकालेंगे मोल। तो जो मोल ऑफ H2O हमारा आ जाएगा यार, वो हमारा क्या आएगा, जरा मुझे बताइए। मैं बता चुका हूं, वेट बटे में मोलर मास, कटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, है ना। अच्छा, एक बार जब हमने मोल निकाल लिया तो मोल से भी मैंने बताया था कैसे हम रिलेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। यहां H2O लिख लो बच्चा, और बटे में क्या होता है, डिवाइडेड बाय मोल बराबर, अभी मैं बताया था जस्ट 6.022 10 की पावर 23 होगा, नहीं होगा यार, ठीक है ना। तो यहां से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, देखो अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा। मैं लिख ही दे रहा हूं, मैं लिख दे रहा हूं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारा क्या आएगा। तो यहां से जब हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने जाएंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने जाएंगे, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारा आ जाएगा 2 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। अब इसको चाहो तो और सिंप्लीफाई करके मैं लिख दे रहा हूं, इसको हम लिख सकते हैं 1.2044 10 की पावर 24, ये भी आ सकता है। देखो सोल्व करके हम लिखें, वो भी सही है, ये भी सही है, ठीक है ना। तो आप समझ गए होंगे कैसे चेंज करते हैं। इस पे मैं इसको मिटा दे रहा हूं, और एक सवाल और हम लोग इस पे कर लेते हैं, थोड़ा अच्छा है, उसके बाद तब हम लोग आगे चलेंगे यार, ठीक है। एक सवाल और मैं लिख, इसी कॉन्सेप्ट पे आखिरी सवाल है। हमने लिया है 11,200 ml ऑफ गैस एट NTP, 11,200 मिलीलीटर ऑफ गैस एट NTP। वेट्स, उसका वजन दिए हैं, वेट्स 16 ग्राम। जो हम 11,200 ml ऑफ गैस NTP पे लिए हैं, उसका वजन कितना है, 16 ग्राम है ना। देन गैस इज, तो कौन सा गैस है जिसके 16 ग्राम का वॉल्यूम NTP पे इतना है, कौन सा गैस है। ऑप्शन आपके हैं, NH3 है कि CH4 है कि O2 है कि H2 है। तो मैं पहले कहा हूं कि आपको दिया क्या है, वॉल्यूम दिया है, और आपको वजन दिया है, और आपसे क्या पूछ रहा है, मोलर मास पूछ रहा है। तो वॉल्यूम से को जब भी हम वेट में रिलेट करना चाहेंगे तो पहले हम क्या निकालेंगे, मोल। मोल से ही हम आपस में रिलेट करते हैं। मैं पहले बताया हूं, नंबर से मोल, मोल से वॉल्यूम निकाल सकते हैं आप, वॉल्यूम से मोल, मोल से वेट निकाल सकते हैं आप, ठीक है। तो हम रिलेट इसी हिसाब से करेंगे, ठीक है। तो पहले हम मोल निकालेंगे। NTP पे मोल के लिए क्या फार्मूला होता है, सब लोग जानते हैं। NTP पे गैस दिया हुआ है, तो मोल ऑफ गैस जो हो जाएगा, मैं पूरा लिख देता हूं, मोल ऑफ गैस वो क्या हो जाएगा, 11.200 ml है, तो इसको पहले लीटर में हम चेंज करेंगे। तो लीटर में कितना हो जाएगा, 11.2, सबको पता है 1000 से भाग देंगे तो लीटर में चला आएगा। इसको 22.4 से आप डिवाइड कर लें तो हमारा 1/2 आ जाएगा, 1/2। तो मोल ऑफ गैस हमारा 1/2 आ गया। एक बार अगर हमारा मोल आ गया तो हम डायरेक्टली वेट निकाल सकते हैं यार, है ना। अब हमको पता है कि मोल बराबर क्या होता है, वेट इन ग्राम, और साथ में क्या होता है, मोलर मास होता है, मोलर मास होता है, सबको पता है। तो यहां से अगर आप मोलर मास निकालेंगे, मोलर मास अगर आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, जरा मुझे बताइए। वेट इन ग्राम आपका कितना दिए हैं, 16 इंटू 2 आ जाएगा, तो 32 ग्राम आ जाएगा बच्चे। देखो यार, समझ गया ना सब लोग, ग्राम है यार, ग्राम लिखा हूं, ग्राम 32 ग्राम आ जाएगा यार। देखो ये 1/2 है, वेट इन ग्राम 16 दिए हैं, तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 32 आ जाएगा यार। अब मोलर मास 32 किसका, आप यहाँ चेक कर सकते हैं, इसका 10 आएगा, इसका 16 आएगा और इसका 32 आएगा। तो कौन सा गैस है, ऑक्सीजन गैस है। तो इसी टाइप के छोटे मोटे सवाल आपके एग्जाम में वहां पे पूछता है ना, कैसे कैसे हम करते हैं। तो आप समझ गए होंगे मोल के तीनों फॉर्म क्या क्या होते हैं, उनको कैसे आपस में रिलेट करते हैं, ठीक है ना बच्चे। अब हम लोग आगे सीखेंगे कि भाई एटम और कुछ अगर हमें मॉलिक्यूल के अंदर में निकालना हो तब हम कैसे कैसे निकालें, उसी को हम लोग थोड़ा यहाँ पे देखेंगे। तो आगे के पार्ट में मैं चल रहा हूँ, थोड़ा इसको मिटा लो। फोर में एटम आप देखिए कितने एटम आपके पास है, 5 एटम है। देखिए तो एक कार्बन एटम है, 4 हाइड्रोजन एटम, इसलिए इसको लोग पेंटा एटॉमिक ही बोलते हैं। एक एटम को मोनो एटॉमिक, 2 को डाई एटॉमिक, 3 को ट्राई एटॉमिक, 4 को टेट्रा एटॉमिक, 5 को पेंटा एटॉमिक। इस हिसाब से होता है यार, तो गिनना है। उसी तरह अगर कोई इलेक्ट्रॉन इसमें बोलेगा तो इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा बताइए। यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन में, हाइड्रोजन में 1 होता है, 4 हाइड्रोजन है तो इलेक्ट्रॉन 10 हो गए यार। उसी तरह न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, कार्बन, यहाँ कार्बन में 6 होते हैं, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन्स होता नहीं है
तो न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। अब बात यह है कि ये सब जो आपने निकाला है, एटम 5, इलेक्ट्रॉन 10 और न्यूट्रॉन 6, वो सब आपने किसमें निकाला है, 1CH4 में। 1CH4, 1 मोलिक्यूल ऑफ CH4, 1 मोलिक्यूल CuLe मोलिक्यूल ऑफ CH4। हाँ, हमने 1 मोलिक्यूल ऑफ CH4 में ये सब निकाला, ये जो भी हमने निकाला है, ठीक है। तो कभी भी अगर आपसे नंबर ऑफ एटम पूछता है या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछता है, तो सबसे पहले आप नंबर ऑफ मोलिक्यूल निकालेंगे, है ना। जैसे आप कोई पूछ दिया कि बताओ भाई कितने एटम होते हैं CH4 में, या हमने 2 CH4 लिया, 2 CH4 में कितने एटम होंगे, तो आप तुमको पता है कि 1 CH4 में कितने एटम है, 5, तो 2 में कितना हो जाएगा, 10, है ना। कॉमन सेंस, अगर कोई आपसे पूछ दिया कितने अंगुलियां हैं, तो आदमी चाहिए ना। कोई बोल दिया कि 3 आदमी, तो हम ना बताओगे हाँ हाथ की भाई 30 अंगुलियां हो गई, 3 आदमी तो हाथ की 30 अंगुलियां हो गई, समझ रहे हो। कोई आदमी ही नहीं बोलेगा तो उंगली कैसे गिनोगे यार, ठीक है। तो ध्यान दो, सबसे पहले कभी भी अगर आपसे एटम पूछे, इलेक्ट्रॉन पूछे या आपसे क्या पूछे, न्यूट्रॉन पूछे, तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे जाएंगे। अगर एटम डायरेक्ट ही दिया है तो कोई बात नहीं है, बट अगर मॉलिक्यूल के अंदर क्या दिया है, एटम इलेक्ट्रॉन वगैरह पूछा है, तो पहले हम ये पता करेंगे कि हमारे पास मॉलिक्यूल कितना है। मॉलिक्यूल एक बार पता चल जाएगा तो वहां से फटाफट हम इलेक्ट्रॉन एटम निकाल सकते हैं। जैसे CH4 अगर 10 हो गया तो कितने हो जाएंगे भाई, 1 CH4 में कितने एटम है, 5, तो 10 में कितना हो जाएगा, 50। उसी तरह इलेक्ट्रॉन की बात कर लो, 1 CH4 में कितना इलेक्ट्रॉन है, देखो 1 में निकाले हैं, है ना। 1 CH4 में 1 मोलिक्यूल ऑफ CH4, 1 में कितना इलेक्ट्रॉन है, 10, तो 10 में कितना हो जाएगा, 100। तो ये सब भी पूछता है ना, आपको पूछ देगा कि CH4 के अंदर में, जैसे CH4 या कोई भी गैस या कोई भी मॉलिक्यूल दे दिया, उसके अंदर में आपसे पूछेगा कि इलेक्ट्रॉन कितना है, एटम कितना है, प्रोटॉन कितना है। तो कुछ भी पूछेगा तो हम लोग सबसे पहले हम लोग ध्यान रखेंगे कि कभी भी अगर किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर में कुछ भी पूछता है तो सबसे पहले हम लोग उसमें क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले मोल से सबसे पहले हम लोग निकालेंगे मॉलिक्यूल्स निकालेंगे, और मॉलिक्यूल्स के बाद हमारा जो भी पूछा, मोल से हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, मॉलिक्यूल्स निकालेंगे। उसके बाद हमसे जो पूछा, अगर एटम पूछा है तो हम एटम निकालेंगे, है ना, ये स्लैश लगा रहा हूं, एटम निकालेंगे। और इलेक्ट्रॉन पूछा है तो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, या प्रोटॉन पूछा है तो प्रोटॉन निकालेंगे। मोल से पहले मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के बाद इन सबको निकालेंगे। डायरेक्ट निकालेंगे तो कहीं गलत हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। तो कुछ भी अगर इलेक्ट्रॉन एटम वगैरह पूछा है तो पहले हम मॉलिक्यूल निकालेंगे, मॉलिक्यूल के बाद हम इलेक्ट्रॉन एटम निकाल लेंगे, क्योंकि हमको आसानी होगी और गलती होने का चांस नहीं होता है, ठीक है ना। इस हिसाब से हम लोग करेंगे। जैसे 1-2 क्वेश्चन ये भी आया हुआ है, इसमें हम लोग 2-3 क्वेश्चन अभी कर लेते हैं, फिर आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कैसे कैसे। तो क्वेश्चन हमने लिख लिया है, ध्यान दीजिए। हम कह रहे हैं फाइंड नंबर ऑफ एटम इन 0.1 मोल ऑफ ट्राई एटॉमिक गैस। और देखो जितने भी क्वेश्चन मैं यहां करवा रहा हूं ना, उसमें से मैक्सिमम आपके नीट के प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, इसीलिए मैं वो सब क्वेश्चन करा रहा हूं, ताकि तुमको लगे कि बहुत आसान है और जो हम पढ़ रहे हैं उससे डायरेक्ट हमारा क्वेश्चन बनता जा रहा है, ठीक है बच्चा। तो हम कह रहे हैं फाइंड नंबर ऑफ एटम इन 0.1 मोल ऑफ ट्राई एटॉमिक गैस, ठीक है यार। तो चलो भाई, है ना। तो सबसे पहले ये ट्राई एटॉमिक गैस का मतलब क्या हो गया, जिसमें 3 एटम होता है। अभी मैंने कुछ देर बताया था, ट्राई एटॉमिक गैस का मतलब 3 एटम, 3 एटम इन वन मोलिक्यूल। एक मोलिक्यूल में 3 एटम, अच्छे से लिख देता हूं, मोलिक्यूल, है ना, इन 1 मोलिक्यूल, ठीक है ना यार। एक मोलिक्यूल में 3 एटम, ठीक है। जैसे इस तरह का कुछ गैस, X3 गैस, X3 गैस की बात करते हैं, है ना। तो X3 है, बताओ यहाँ पे ये एक गैस में कितने एटम है, 3 एटम है X के। तो कुछ इस तरह का गैस हुआ यार, ठीक है। अब सबसे पहले आपसे पूछा फाइंड नंबर ऑफ एटम, तो आपको दिया क्या है, मोल किसका दिया है, ट्राई एटॉमिक गैस का, है ना, यानी X3 आपको कितना दिया है, 0.1 मोल दिया है। हमने माना है इस तरह का गैस है, तो ये आपका 0.1 मोल दिया है। मैं पहले कहा हूं सबसे पहले आप क्या निकालिए, नंबर ऑफ मोलिक्यूल निकालिए। तो मोल से आप नंबर ऑफ मोलिक्यूल निकालने जानते हैं, तो हम लोग सीधे सीधे लिख रहे हैं नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स अभी मैं निकाल चुका हूं 2-3 बार, ये हो जाएगा 0.1 into 6.022 into 10 की पावर 23, ये चीज है ना, ये चीज एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा। ये बताया था मोल को कैसे चेंज करते हैं नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स में। अब हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ एटम। हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ एटम चाहिए यार, नंबर ऑफ एटम। तो नंबर ऑफ एटम ध्यान दीजिए यार, एक में कितने एटम है, देखो
एक H3 में कितने एटम है? 3 एटम है, तो जितना मोलिक्यूल होगा उसका 3 गुना होगा ना। एक में 3 है, कोई कहेगा ये वाला 10, तो ये वाला तुम क्या कहोगे? एटम कितना कहोगे? 30। एक में कितना है? 3, कोई कहेगा ये वाला 10, तो तुम एटम कितना कहोगे? 30। तो ये वाला जितना रहेगा उसका 3 गुना एटम हो जाएगा, तो हो जाएगा 0.1 into Na into 3। अब ये तुम सोच रहे हो Na कहां से आया, तो मैं बार बार कह रहा हूं तुमको कि 6.022 इंटू 10 की पावर 23 को हम एवोगाड्रो नंबर भी बोलते हैं और उसको Na भी बोलते हैं, Na से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो एग्जाम में इस तरह से भी ऑप्शन आता है, तो परेशान होने का जरूरत नहीं है। नंबर ऑफ एटम हमने फटाक से निकाल लिया। समझ गए कि नहीं समझ गए? इसी हिसाब से हम लोग इसको करना होता है, ठीक है। तो अभी हम 1-2 सवाल और ले लेते हैं, और जो भी सवाल मैं यहाँ लिखूंगा वो सारे आपके आए हुए क्वेश्चन ही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसी बहाने आपका पेपर भी डिस्कस होता जा रहा है, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा, है ना, कैसे कैसे मैं कर रहा हूं। और सारे क्वेश्चन में एक ही कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, नहीं कि हर क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से बता रहा हूं, ताकि आपका कॉन्सेप्ट न गड़बड़ हो, आपका कॉन्सेप्ट बन जाए, ठीक है। अच्छा, वही है। तो अगला क्वेश्चन में लिख के फिर मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा यार कैसे कैसे हम लोगों को करना है उसको। क्वेश्चन हमने लिख लिया है। हमारा क्वेश्चन है फाइंड नंबर ऑफ एटम इन 4.25। ध्यान दीजिएगा, दिस इज 4.25 ग्राम ऑफ NH3। तो ग्राम में दिया है और आपको चाहिए नंबर ऑफ एटम। तो ग्राम को सबसे पहले हम किस में चेंज करेंगे? मोल में चेंज करेंगे। तो मैं सॉल्यूशन करने जा रहा हूं और मैं बार बार बता रहा हूं कि मोल में हम लोग कैसे चेंज करते हैं। तो मोल निकालने के लिए हमने आपको क्या बताया था? वेट इन ग्राम, उसको आप किससे डिवाइड कर देंगे? मोलर मास से डिवाइड कर देंगे, जो कि 17 होता है। आप ये कटा लेंगे तो ये 1/4 आ जाएगा। तो मोल आ गया। किसका मोल आ गया? अमोनिया का मोल आ गया। एक बार मोल आ गया, उसके बाद मैं बार बार कहूंगा आप मॉलिक्यूल निकालेंगे यार। तो उसके बाद आप निकालेंगे नंबर ऑफ NH3। ये NH3 क्या है? मॉलिक्यूल है। अभी यही मैं बता चुका हूं कि जब भी मोल से मॉलिक्यूल में अगर हमें चेंज करना था, हम एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको हमने सीधे Na लिख दिया है यार। एवोगाड्रो नंबर को हमने Na लिख दिया है। इसको आप 6.022 इंटू 10 की पावर 23 भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से। अब हमें निकालना है नंबर ऑफ एटम्स, निकालना है यहाँ पे। अब हमने मॉलिक्यूल्स निकाल लिया, अब हम नंबर ऑफ एटम निकालेंगे बच्चा। तो नंबर ऑफ एटम की बात करो यार, है ना। अब ध्यान दो, कुछ नहीं दिया तो टोटल एटम गिनना, है ना। ये नहीं कि कौन सा एटम नहीं सोचेंगे। जब भी नंबर ऑफ एटम्स दिया है तो हम सीधे टोटल एटम की बात करेंगे। तो कितने एटम है यहाँ पे बताओ? 3 और 1 4। तो 4 से इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 1/4 इंटू Na इंटू 4। कॉमन सेंस है। एक में कितना एटम है? 4। तो जितना ये रहेगा उसका एटम 4 गुना होगा। अगर अमोनिया 1 एटम 4, अमोनिया 2 एटम 8। तो अमोनिया जितना एटम उसका 4 गुना। इसको आप कटा लो तो आपका ये आ जाएगा 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो जैसा ऑप्शन रहेगा, चाहे Na ऑप्शन रहेगा तो Na के टर्म में टिक करेंगे, और अगर 6.022 के टर्म में रहेगा तो उस हिसाब से हम टिक करेंगे। तो आप समझ गए होंगे। एक और सवाल आपका मैं करा देता हूं इस कॉन्सेप्ट पे, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से क्या हो जाए? स्ट्रांग हो जाए। आप कर लेंगे अच्छे से इसको। एक और सवाल मैं आपको करा देता हूं ताकि आपको किसी तरह की परेशानी, दिक्कत एग्जाम में ना हो। तो क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, आप देख ले अच्छे से। फाइंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 4.8 ग्राम है। ध्यान देंगे आप लोग, 4.8 ग्राम, 4.8 ग्राम ऑफ Ca2। फाइंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 4.8 ग्राम ऑफ CO2। 4.8 ग्राम CO2 है, और नंबर इस बार ये मेंशन किया है, टोटल एटम नहीं चाहिए हमें, ऑक्सीजन एटम चाहिए। मैं कह रहा हूं जब भी वेट ग्राम में दिया है तो पहले आप क्या निकालेंगे? मोल निकालेंगे। तो सबसे पहले हम मोल निकालेंगे। मोल ऑफ CO2 निकाल लेते हैं बच्चे। तो मैं बार बार बता चुका हूं कैसे निकालते हैं। वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो CO2 का मोलर मास तो निकाल ही लोगे तुम लोग ना। इसका कितना हो जाएगा जरा मुझे बताओ? कार्बन का कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। तो 44 आ जाएगा यार। दिस इज 44 आ जाएगा। तो इसको चाहो तो तुम कटा लो यार, तो हम लोगों का आ जाएगा, है ना। थोड़ा और मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूं, है ना। तो इट विल कम एज 12 से कटा लेते हैं यार, तो 1.2 और बटे में 11, ये हमारा आ जाएगा ये, ठीक है यार। और आगे हम इसको सिंप्लीफाई अभी कर लेंगे, ठीक है। ये हमारा मोल आ गया। उसके बाद मैं बार बार कह रहा हूं, उसके बाद आप नंबर क्या निकाल लीजिए? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालिए, नंबर ऑफ CO2 निकालेंगे यार। पहले मोल, मोल के बाद मॉलिक्यूल, ताकि गलती ना हो। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इतना। और मैं बार बार कहा हूं कि इसमें आप किससे मल्टीप्लाई कर लीजिए? एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर लीजिए। बताया हो ना, जब भी मोल दिया है एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर आ जाएगा, क्योंकि मोल बराबर क्या होता है? नंबर बटे एवोगाड्रो नंबर होता है, ठीक है। मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं नंबर कैसे निकालते हैं पहले। ये हमारा क्या है?
6.022 इंटू 10 की पावर 23 भी है बच्चा। इसके बाद अगर आगे हम लोग इसमें चलते हैं, जो हम लोग को निकालना है, हम लोग इसमें निकालना क्या था क्वेश्चन में, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम हमें निकालना है, ऑक्सीजन एटम। तो देख लो, तो देख के निकालना है कितने ऑक्सीजन एटम है, CO2 में 2 है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, 2 है, 2 एटम है, 1 में 2, 10 में 20, जितना रहेगा उसका डबल हो जाएगा। तो डबल तुम कर लो यार, कितना 11। अब देखो Na के टर्म रहेगा तो Na में करना, और नहीं तो इसको तुम क्या लिख सकते हो, 6.022 इंटू 10 की पावर 23, इसमें 2 से आप क्या करो, मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आपका आ जाएगा। अब मैं इसीलिए छोड़ रहा हूं ना, इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं कि पता नहीं एग्जाम में किस फॉर्म में रहे, Na के फॉर्म में रहे चाहे इस फॉर्म में रहे। और अगर आप नीट में जाना चाह रहे हैं या IIT में क्वालिफाई होना चाह रहे हैं जेईई मेन में, तो सिंपल कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हैं। तो इसी बहाने ये सारे आए हुए सवाल है, तो यहां तक मैं करके दे रहा हूं ताकि बाद में जब आप पेपर देखेंगे प्रीवियस आया होगा तो आपको दिख जाएगा हाँ ये सवाल है, तो आप इसको अपने से करेंगे तो फट से आपका ऑप्शन मैच कर जाएगा। ठीक है, तो इसी हिसाब से हम लोग को करना है। तो आप लोग अब समझ गए होंगे कि मोल के हमने पढ़े क्या, 3 फॉर्म पढ़ लिए हैं मोल के, हमने 3 फॉर्म हमने मोल के पढ़ लिए हैं कि कभी भी अगर मोल रहेगा तो या तो नंबर फॉर्म में रहेगा मोल निकालने को, या तो वॉल्यूम फॉर्म में रहेगा तो गैस के लिए एनटीपी पे रहेगा, और तीसरा हमने पढ़ा वेट के फॉर्म में रहेगा तो वेट ग्राम में दिया रहेगा। अगर किलोग्राम में भी दिया रहेगा तो उसको हम ग्राम में चेंज कर लेंगे, और ग्राम में चेंज करने के बाद मोलर मास से डिवाइड कर देंगे। जैसे वॉल्यूम अगर सेंटीमीटर क्यूब में था तो उसको हमने किस में चेंज किया था, लीटर में चेंज किया था, फिर 22.4 से डिवाइड किया था। तो मिला जुला के हमने पढ़ लिया है कि मोल चाहे नंबर फॉर्म में दिया हो, चाहे वॉल्यूम में दिया हो, चाहे वेट में दिया हो, किस तरह से मतलब किसी भी फॉर्म में अगर मैटर दिया हो तो उससे हम मोल कैसे निकालेंगे और एक दूसरे में चेंज कैसे करेंगे। वॉल्यूम में दिया है तो वहां से मोल हम निकाल लेंगे 22.4 से डिवाइड करके एनटीपी पे, और मोल आ गया तो वहां से वजन निकाल सकते हैं, मोलर मास निकाल सकते हैं, नंबर निकाल सकते हैं। अच्छा, अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर एटम या इलेक्ट्रॉन वगैरह भी पूछ रहा है तो उसी हिसाब से उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो इस पे एक और सवाल मैं आपको करा दे रहा हूं, थोड़ा अच्छा है, पहले मैं उसको लिख लेता हूं फिर आप लोग उसको थोड़ा सा। तो देखिए हम लोगों का क्वेश्चन जो है वो है फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 18 ml ऑफ H2O एट NTP। हमने कितना पानी लिया है बच्चा, हमने 18 ml पानी लिया है, और हमने वो पानी कब लिया है, NTP पे लिया है। और आपसे हम जानना क्या चाह रहे हैं, आपसे हम जानना चाह रहे हैं है ना कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना। और इसमें सबसे बड़ी जो गलती होगी, कुछ बच्चे सोचेंगे कि चलो कोई बात नहीं 18 ml दिया हुआ है H2O और साथ में NTP दिया हुआ है, क्या दिक्कत है। हम लोग तो पता ही है कि मोल हम कैसे निकालेंगे। मोल हमको पता है कि जब भी NTP पे होता है तो वॉल्यूम को हम लीटर में लेते हैं और 22.4 से डिवाइड कर देते हैं, मतलब इसको हम लिखेंगे मिलीलीटर में है तो लीटर में चेंज करेंगे तो ये लीटर में वॉल्यूम हो गया, उसको 22.4 से डिवाइड कर दे रहे हैं, मोल आ जाएगा। क्या है इसमें, मोल आ जाएगा, फटाक से खत्म हो जाएगा सवाल ये। बट ये गलत है, जैसे ही आपने ऐसे किया ये गलत हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि क्यों गलत हुआ, तो ध्यान दो यार, ये वाटर है, वाटर, और एनटीपी का मतलब टेम्परेचर क्या होता है, 0 डिग्री होता है, 0 डिग्री। मैं बता चुका हूं एनटीपी का मतलब टेम्परेचर क्या होता है, 0 डिग्री। और ये सिर्फ गैस के लिए वैलिड होता है, एनटीपी में बताया था ना, फॉर आइडियल गैस, है ना। अब तुमको ये तो पता है ना कि 0 डिग्री पे वाटर गैस हो ही नहीं सकता यार, 0 डिग्री पे वाटर तो लिक्विड होगा। तो ये फार्मूला यहाँ पे काम नहीं करेगा, वर्क ही नहीं करेगा, क्योंकि वाटर इज नॉट ए गैस। ठीक है, वाटर गैस नहीं होता है। तो अगर आपने इस तरह से बनाया तो आपका ये गलत हो जाएगा। तो अब बात है कि फिर मोल निकलेगा कैसे, है ना। तो आपको पता होगा कि वाटर की जो डेंसिटी होती है वो बहुत फेमस है वाटर। तो वाटर की डेंसिटी क्या होती है, 1 होती है, आपको पता होगा, बचपन से पढ़ रहे हैं ना। और आपको ये ध्यान भी रखना है ना, एग्जाम में दिया रहेगा, इसका उम्मीद कम करिएगा आप लोग। ठीक है, तो वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, 1 ग्राम पर ml होती है। देखते भी होगे यार, जो पानी आप लोग बोतल पीते हैं वहां 1 लीटर भी लिखता है, 1 kg भी लिखता है। 1 लीटर पानी कहो चाहे 1 kg कहो, बराबर है, मास बराबर वॉल्यूम, इसीलिए होता है कि डेंसिटी क्या होती है, 1 होती है। ठीक है बच्चे, तो सबसे पहले यहाँ जो हमारा मास ऑफ वाटर हम निकालेंगे ना, वॉल्यूम ऑफ वाटर से हम निकालेंगे मास, और मास बराबर क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होती है यार। ठीक है बच्चे, अब अगर हम मास निकालेंगे, वॉल्यूम हमारा 18 है और पानी की डेंसिटी कितनी होती है, 1 होती है, ग्राम पर ml में होती है, लिख दे रहा हूँ ग्राम पर ml। तो मिला जुला कितना आ जाएगा, 18 ग्राम आ जाएगा यार। ठीक है ना, ग्राम पर ml में 1 होती है तो 18 ml है तो 18 ग्राम मास आ जाएगा। ठीक है बच्चे, तो मास आ गया। अब यहां से तुम मोल निकाल लो यार। मोल ऑफ H2O कितना आएगा बच्चा, जरा जल्दी से बता दो।
18 डिवाइडेड बाई 18, ये 1 आ जाएगा यार। उसके बाद मैं बार बार कहा हूँ आप नंबर ऑफ H2O निकाल लो यार, मैं Na के टर्म में इसको निकाल रहा हूँ यार। नंबर ऑफ H2O हमारा क्या आ जाएगा, 1 इंटू Na एवोगाड्रो नंबर मैं बार बार बता रहा हूँ, जब भी नंबर पूछेगा तो ऐसे ही निकालेंगे। फिर एक और सवाल है इसमें है, हाँ, फिर आपसे क्या पूछा है ना, इलेक्ट्रॉन पूछा है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम निकाल लेते हैं यार। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हम निकालेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैंने शॉर्ट में लिखा है, तो हो जाएगा 1 इंटू Na इंटू 10। अब आप सोच रहे होंगे 10 से आपने क्यों मल्टीप्लाई किया, तो पानी में इलेक्ट्रॉन आप निकाल लीजिए। वाटर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक वाटर में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 10 नहीं होंगे क्या, बताइए। हाइड्रोजन में 2 हो गया, ऑक्सीजन में 8 हो गया, तो 10 इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं होगा, बताइए। एक वाटर में कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 है। 2 हाइड्रोजन में, 8 ऑक्सीजन में, एक में 10, 2 में 2 इंटू 10, तो जितना वाटर आएगा उसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा। तो सब लोग समझ गए होंगे किस तरह से हम लोग क्वेश्चंस करना होता है, कैसे कैसे हम लोग क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। ठीक है, एक रिवर्स सवाल कर लेते हैं जो जेईई मेन में आया हुआ है, उसके बाद इस टॉपिक को हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए क्वेश्चन हम लोग का थोड़ा इस बार हमने चेंज किया है। फाइंड नंबर ऑफ मोल ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट Mg3PO4 दैट कंटेन्स 8 इंटू 10 की पावर -2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो इस बार थोड़ा उल्टा क्वेश्चन है यार, देखो Mg3PO4 का होल ट्वाइस ये है, इसमें दिया हुआ है कि जो ऑक्सीजन एटम है वो हमारे पास कितना है, 8 इंटू 10 की पावर -2 मोल है ना। मैंने बार बार कहा है कि पहले आप एटम का मोल निकालें और उसके बाद तब आप क्या, पहले आप मॉलिक्यूल का मोल निकालें, वहां से आप क्या करें, एटम को रिलेट करें। लेकिन यहां तो देवे नहीं किया है, इस पर क्या पूछ रहा है, मॉलिक्यूल ही पूछ रहा है और एटम दिया हुआ है, तो इसका तो दिया नहीं है, तो अपने मन से इसको आप क्या मान लीजिए, लेट एक्स मोल आप मान लीजिए। इसको दिया तो है नहीं, ये मैं बार बार कहा हूं कि मॉलिक्यूल से हम क्या निकालेंगे, एटम निकालेंगे, लेकिन इस पर एटम दिया है, मॉलिक्यूल ही पूछ रहा है, तो इसको हमने अपने मन से क्या मान लिया, एक्स मोल मान लिया। अब आप मुझे बताइए यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है, आप देखिए तो Mg3PO4 होल ट्वाइस में कितने ऑक्सीजन है, 8 ऑक्सीजन है, दिख रहा है सारे बच्चों को, देखिए 8 ऑक्सीजन है यहाँ पे। ठीक है, एक में कितना ऑक्सीजन है, 8 है, तो जरा मुझे बताइए एक्स में कितना होगा, 8x नहीं होगा, एक में कितना है, देखो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 4 दूनी का 8, तो x में कितना होगा, 8x। तो इसका मतलब हो जाएगा ना, अगर 1 मोल हमने मैग्नीशियम फॉस्फेट को माना है, तो यहां से हो जाएगा मोल ऑफ ऑक्सीजन बराबर ये हो जाएगा 8x, होगा नहीं होगा बच्चा, 8x हो जाएगा। अच्छा, अच्छी बात है कि ऑक्सीजन एटम दिया हुआ है, क्वेश्चन में कह रहा है कि ऑक्सीजन एटम है कितना, 8 इंटू 10 की पावर -2 दिया हुआ है, तो यहां से तुम 8 को कटा दो, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बताओ जरा बच्चे सारे, 10 की पावर -2 मोल। समझ गए कि नहीं समझ गए, मोल आ गया। अच्छा, एक बार अगर मोल दिया है तो मोल से तुम वेट निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते, मोल निकल गया तो मोल से वेट भी निकाला जा सकता है। ठीक है, तो अगर हमेशा आप याद रखेंगे, पहले आप मॉलिक्यूल को लेंगे और मॉलिक्यूल से एटम या इलेक्ट्रॉन पे जाएंगे। अगर अब मॉलिक्यूल ही नहीं दिया है तो अपने मन से क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे, और उसके बाद उसको उसी हिसाब से प्रोसीड करेंगे। मॉलिक्यूल को एक्स मान के वहां से एटम निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, कुछ भी निकालेंगे, वो दिया रहेगा क्वेश्चन में, उससे अपने आप आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो एक ही अप्रोच हम लोग को ध्यान रखना है, पहले मॉलिक्यूल वहां से एटम वगैरह निकालेंगे। तो इस तरह से हम लोग करते हैं बच्चे। तो आप लोग को बेसिक समझ में आ गया होगा, मोल में जो बेसिक काउंटिंग है, ये काउंटिंग है जो बेसिकली उस पर किस किस तरह के सवाल आते हैं, सारे बच्चे अच्छे से इसको समझ गए होंगे। और जितने भी क्वेश्चन मैंने लिए हैं यार, इसमें से सारे के सारे कहीं ना कहीं आए हुए हैं। ठीक है बच्चा, अब एक बार सवाल पूछता है कि अगर मान लीजिए है ना 1 मोल की वैल्यू हमने क्या पढ़ा है, कि 1 मोल की वैल्यू हमने पढ़ा है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 हमने पढ़ा है ना। अब कोई कह रहा है कि अगर इसी की वैल्यू कोई 1 मोल की वैल्यू चेंज करके 6.022 इंटू 10 की पावर 20 कर दे, मतलब कहे कि भाई वैल्यू चेंज कर लीजिए, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, अगर हमने 1 मोल की वैल्यू को चेंज कर दिया तो सीधी सी बात है, कार्बन का वजन जो है वो 12 ग्राम रहेगा क्या, अब नहीं रहेगा ना। देखो ध्यान दो, अगर तुम, ये कार्बन के एटम है, ध्यान देना शुरू से, अगर तुम कार्बन के एटम्स ले रहे हो और अभी कौन से का C12 कार्बन 12 के एटम्स आपको लेने हैं, C12 पे अगर आप एटम्स ले रहे हो, कितने एटम्स ले रहे हैं, अगर आप इतने एटम ले रहे हैं,
इतने एटम 6.022 इंटू 10 की पावर, मतलब कार्बन का एटम है, देखो छोटे छोटे एटम में दिखा रहा हूं, छोटे छोटे आपने बहुत सारे एटम ले लिए हैं, सब एटम्स हैं बच्चे, ये सब C12 का एटम्स दिखा रहा हूं मैं यहाँ पे, है ना, ये सब एटम्स हैं C12 का। अगर आपने एटम्स लिया और कितने एटम लिए, लाते जाइए 6 इंटू 10 की पावर 23 एटम लाएंगे, उसी को 1 मोल कहेंगे। और इसी का वजन क्या ग्राम होता है, 12 ग्राम होता है। यही ना आपने पढ़ा है कि 12 ग्राम कार्बन में जितने कार्बन के एटम होंगे वही 1 मोल होगा। या उल्टा कहेंगे कि अगर हम कितने एटम लेके आते, इतने एटम लेके आते, इसका वजन क्या होगा, 12 ग्राम होगा। अब एटम हम घटा दिए, अब ये एटम क्या है, कम है कि कम नहीं है, तो अगर ये एटम कम हो गया तब ये 12 ग्राम कार्बन होगा ना कि नहीं होगा, नहीं ना होगा, बताओ भाई। अगर हम 10 की पावर 23 एटम लाएंगे तब ना 12 ग्राम होगा, हम तो एटम में घटा दिए हैं, कॉमन सेंस है। मान लो कहीं कोई चीज दे रहे हैं, ज्यादा देंगे तब ना, मान लो 1 kg अगर हम चावल, कहीं मान लो चावल हमारे पास है, उसको हम 1 kg तौल रहे हैं, उसमें से कुछ चावल हटा दिए तो अब थोड़े 1 kg रहेगा, नहीं ना रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हमने 1 मोल की वैल्यू इतना कर दी तब ये 12 ग्राम रहेगा क्या, नहीं रहेगा, ये लेस देन क्या हो जाएगा, 12 ग्राम। इनफैक्ट कितना ग्राम हो जाएगा तो तुम रेशियो निकाल सकते हो, तो 1000 गुना से क्या है, घट जाएगा जी, है ना, लेस देन 12 ग्राम। इसका वजन कितना ग्राम हो जाएगा, 12 बटे में 1000 ग्राम, ये हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। तो पूछता है कि अगर हम मोल की वैल्यू को चेंज कर देंगे तो क्या होगा, तो वेट ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन इज नॉट 12 ग्राम, ठीक है, यही आप ध्यान रखेंगे। इफ मोल इज चेंज्ड, है ना, अगर 1 मोल की वैल्यू जो 6.022 10 की पावर 23 होती है, अगर उसको हम चेंज कर देते हैं तो जो हम पढ़ते हैं कि 1 मोल कार्बन का वजन 12 ग्राम होगा, वो 12 ग्राम नहीं रहेगा। समझ गया कि नहीं समझ गया, वो 12 ग्राम नहीं रहेगा। क्लियर हो गया, सब लोग समझ गए होंगे अच्छे से, ठीक है ना बच्चे। तो ये है, ये भी आया हुआ, तो यही मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। अब हम लोग आगे थोड़ा देख लेते हैं मोलर मास वगैरह के बारे में, फिर तब हम लोग आगे चलेंगे थोड़ा। तो चलो बच्चों, अभी हम लोग कुछ देर पहले डिस्कस किए थे मोलर मास के बारे में, है ना। आगे के टॉपिक हम लोग बढ़ रहे हैं, पार्टिकल कैलकुलेशन हम लोग कर चुके हैं, बेसिक काउंटिंग। तो हमने मोलर मास अभी डिस्कस किया था कि मोलर मास क्या होता है, मास ऑफ 1 मोल, और इसको हम एक्सप्रेस किस में करते हैं, ग्राम पर मोल में। तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस आपको ध्यान रखना है कि मोलर मास को हम किस में एक्सप्रेस करते हैं, ग्राम पर मोल में करते हैं। और अगर ग्राम पर मोल में करें तो यहां से क्लियर है, 1 मोल का मास होता है, किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल के मास को हम मोलर मास कहते हैं, ठीक है। एक दूसरा मास होता है एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। अब जो एटॉमिक मास होता है वो मास ऑफ 1 एटम होता है, ध्यान दीजिएगा। मोलर मास किसका मास होता है, 1 मोल का मास होता है। एटॉमिक मास किसका होता है, 1 एटम का मास होता है। अब 1 एटम का मास तो बहुत कम होगा ना, सोचिए 6 इंटू 10 की पावर 23 छोटे छोटे कार्बन एटम को मिलाना, तब वो 12 ग्राम का हो रहा है। अब सोचो 1 कार्बन एटम का वजन कितना कम होगा, तो बहुत कम होता है, ठीक है। तो जो मास ऑफ 1 एटम है उसके लिए हमें एक दूसरे यूनिट का हम इस्तेमाल करते हैं, उस यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं, यू, क्योंकि बहुत कम मास होता है। अगर ग्राम वगैरह में हम एक्सप्रेस करेंगे तो बड़ी दिक्कत होगी, समझ रहे हैं। वो मास इतना कम होता है कि उसको हम एक अलग से यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं, और उस यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफाइड मास यूनिट। तो मास ऑफ एटम को हम लोग यू में एक्सप्रेस करते हैं, किसमें एक्सप्रेस करते हैं, यू में। तो मास ऑफ 1 एटम इज एक्सप्रेस्ड इन यू, और उसी मास ऑफ 1 एटम को हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास बोलते हैं, ठीक है ना। इसको हम किस में एक्सप्रेस करते हैं, यू में एक्सप्रेस करते हैं। अच्छा, ये यू क्या होता है, आखिर कोई पूछेगा ना कि यू होता क्या है। एक है, हम समझ तो गए कि इस एटम के मास को एक्सप्रेस करते हैं, और इसका मतलब क्या होता है, तो यूनिफाइड मास यूनिट होता है। आखिर यू होता क्या है, तो जो 1 यू होता है वो होता है 1/12 पार्ट मास ऑफ C12 एटम, है ना। यानी जो कार्बन का 1 एटम ले लो, कार्बन का 1 एटम लो, 1 C12 एटम, ठीक है। इसको 1/12 यानी छोटा सा पार्ट काटो, कितना पार्ट है, 1/12 पार्ट। 1/12 पार्ट को क्या करो, तुम कट कर लो, है ना। एक कार्बन का एटम मैं दिखा रहा हूं, उसका 1/12 पार्ट, 1/12 पार्ट को कट कर लो यार, पार्ट 1/12 पार्ट को कट कर लो, उसका जो मास होगा उसी को हम 1 यू कहते हैं। सबको दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो हमने एक C12 एटम लिया है, 1 C12 एटम, 1 हमने लिया, 1 C12 एटम लिया। इसको मैं देखिए छोटा सा पार्ट जो आपको मैं दिखा रहा हूं इसको, है ना, ये 1/12 पार्ट को आप क्या कीजिए, कट कर लीजिए उसमें से, उसी का जो मास होगा वही 1 यू होता है। तो 1 यू बराबर होता है 1/12 पार्ट मास ऑफ C12 एटम। कार्बन 12 का 1/12 पार्ट को हम 1 यू बोलते हैं। अच्छा, 1 यू की वैल्यू कितनी होती है, अगर उसको हम निकालेंगे तो कितनी आती है, तो 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। ये आपको ध्यान रखना है कि 1 यू की वैल्यू ग्राम में कितनी होती है, तो बहुत कम होती है। कितनी होती है, 1.66 इंटू 10 की पावर -24
ग्राम। तो आप समझ गए होंगे कि 1U का वैल्यू ग्राम में कितना होता है, और 1U में हम किसको, U में किसको एक्सप्रेस करते हैं, एटम को मास को एक्सप्रेस करते हैं, क्योंकि एटम का मास बड़ा कम होता है। और आखिर 1U होता क्या है, तो IUPAC ने कहा था कि 1U क्या है, C12 एटम का 1/12 पार्ट, यानी एक एटम का 1/12 पार्ट काट लो, जो उसका वजन है वही 1U हो जाएगा, और अल्टीमेटली कितना आता है ये हम समझ गए। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, है ना, कि एटॉमिक मास क्या होता है। उसी तरह से मोलिक्यूलर मास भी होता है। जैसे एटम का मास को हम कह रहे हैं कि U में एक्सप्रेस करेंगे, उसी तरह से मोलिक्यूलर मास भी होता है। मोलिक्यूलर मास भी होता है, मोलिक्यूलर मास, मोलिक्यूलर मास। अब मोलिक्यूलर मास भी क्या होगा जरा मुझे बताइए। इसको भी हम किस में एक्सप्रेस करते हैं, U में एक्सप्रेस करते हैं, और ये भी किसका मास होता है, 1 मोलिक्यूल का, 1 मोलिक्यूल, 1 मोलिक्यूल, 1 मोलिक्यूल। तो एक मोलिक्यूल को मास को हम मोलिक्यूलर मास कहते हैं, और इसको भी हम किस में एक्सप्रेस करते हैं, U में एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल से मैं आपको समझा दे रहा हूं ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। तो देखिए, जैसे हम बात करते हैं, है ना, हम लिख रहे हैं यहां पे एटॉमिक मास ऑफ हीलियम, एटॉमिक मास ऑफ हीलियम 4U। इसका मतलब एक हीलियम का मास कितना है, 4। एटॉमिक मास ऑफ हीलियम 4U मतलब एक हीलियम का मास हुआ यार, एक हीलियम का मास 4U। ठीक है, दूसरा मैं कह रहा हूं मोलर मास ऑफ हीलियम। तो जैसे ही मोलर मास की बात करेंगे तो 4 ग्राम पर मोल। इसका मतलब हो गया एक मोल अगर हम हीलियम लाएंगे तो उसका वजन क्या होगा, 4 ग्राम होगा। फिर मैं लिख रहा हूं मोलिक्यूलर, मोलिक्यूलर मास ऑफ H2O, वो मैं कह रहा हूं 18U। इन दोनों का मास जोड़ दो, H2O लिखा हूं मैं, H2O, है ना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मास को जोड़ दो। एक H2O की बात करनी है यार, एक H2O अगर आप लाएंगे तो उसका वजन कितना हो जाएगा, 18U, एक H2O, है ना। फिर आगे हम बात कर लेते हैं, है ना, मोलर मास, मोलर मास ऑफ H2O। मोलर मास की बात करेंगे तो एक मोल का वो कितना हो जाएगा, 18 ग्राम पर मोल। तो वहां थोड़ा सा ध्यान रखना कि एग्जाम में पूछ क्या रहा है ना। अब कह देगा मोलिकुलर मास, पता चला 18 ग्राम लगा के चले आ तो गलत हो जाएगा। तो एटॉमिक मास का मतलब होता है एक एटम का मास, और कितना होता है, 4U, है ना। उसी तरह जो मोलर मास होता है मैं पहले बताया हूं, एक मोल का मास। तो हीलियम के लिए क्या होगा, जो वैल्यू होती है वही वैल्यू रहती है, बस यूनिट चेंज हो जाता है। एक के लिए U यूनिट होगा, और मोलर, एक मोल के लिए वही क्या होता है, ग्राम में चेंज हो जाता है। उसी तरह एक वाटर के लिए यूनिट क्या होगा, एक वाटर की बात करेंगे तो यूनिट क्या होगा, U, क्योंकि बहुत छोटा उसको हम U में एक्सप्रेस करते हैं। तो क्या होता है, 18U। वही अगर बड़ा ले आएंगे, समझ रहे हैं, अगर एक मोल को ले आएंगे तो वैल्यू सेम रहेगा, 18 ही रहेगा, तो ग्राम पर मोल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आपसे गलत हो जाएगा। तो एक छोटा सवाल मैं इसको आपको करा दे रहा हूं, तो आप समझ गए होंगे एटॉमिक मास, मोलिक्यूलर मास, है, और मोलर मास में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है बच्चा, तो क्वेश्चन में करा दे रहा हूं ना, फाइंड हीलियम एटम। हीलियम एटम आपको निकालना है। पहला मैं आपको दे रहा हूं 52U, और दूसरा मैं दे रहा हूं 52 ग्राम। अब देखो, पहली बार में U दिए हैं, तो U दिए हैं तो यहां क्या है, इसका मतलब है एटॉमिक मास है। एटॉमिक मास के हिसाब से तो डायरेक्ट हीलियम एटम यहां से निकलेगा। तो यहां जो हम निकालेंगे नंबर ऑफ हीलियम एटम, नंबर ऑफ हीलियम एटम, यहां सीधे नंबर ऑफ एटम निकालेंगे। देखो एटॉमिक मास दिया है तो नंबर ऑफ एटम निकलेगा, नंबर ऑफ एटम निकल रहा, नंबर ऑफ हीलियम एटम कितना हमारा आएगा, 52 डिवाइडेड बाई 4 बराबर 13। एटॉमिक मास दिया है तो सीधे सीधे नंबर आएगा यार। अगर मोलर मास दिया, अगर ग्राम में दिया है तो हम मोलर मास यूज करेंगे। अगर मोलर मास यूज करेंगे तो नंबर ऑफ मोल आएगा। बताए है ना, जब भी वेट इन ग्राम दिया रहेगा और मोलर मास से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, मोल आएगा। तो ध्यान रखिएगा, जब भी एटॉमिक मास हम यूज करेंगे और मास U में रहेगा तो नंबर आएगा, नंबर ऑफ एटम आएगा या नंबर ऑफ मोलिक्यूल आएगा। लेकिन जब हम ग्राम में यूज करेंगे और मोलर मास यूज करेंगे तो नंबर ऑफ मोल आएगा। ठीक है, फिर से मैं कह रहा हूं, अगर U में मास दिया रहेगा एटॉमिक मास तो नंबर ऑफ एटम आएगा, अगर ग्राम में दिया रहेगा मास और अगर हम मोलर मास यूज करेंगे तो नंबर ऑफ मोल आएगा। जैसे अब यहां पे अभी अगली बार जो हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ हीलियम निकलेगा, मोल ऑफ हीलियम, मोल ऑफ हीलियम, नंबर ऑफ मोल ऑफ हीलियम। अब देखो
यहाँ नंबर ऑफ हीलियम एटम निकला था, यहाँ नंबर ऑफ मोल निकल रहा है, मोल। तो मोल क्योंकि हम मोलर मास यूज करने वाले हैं, तो 52 डिवाइडेड बाई 4, तो ये भी 13 आएगा। लेकिन ये 13 क्या आएगा है इस बार, ये जो आप 13 निकाल रहे हो बच्चे, ये 13 क्या निकला है, मोल निकला। दिस इज मोल, ये मोल निकला है। ठीक है, आपको तो क्या निकालना है, नंबर निकालना है, तो मोल से नंबर तो निकाल ही सकते हो। तो नंबर ऑफ हीलियम कितना आ जाएगा बताओ यार, 13 इन्हें एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर लो। तो वहां थोड़ा सा ध्यान देना है ना, क्या दिया हुआ है। तो अगर एटॉमिक मास यू में रहेगा तो डायरेक्ट नंबर ऑफ एटम आएगा, अगर ग्राम में आप यूज करेंगे तो नंबर ऑफ मोल निकालेंगे। उसी तरह अगर मोलिकुलर मास दिया रहेगा यू में, तो आप क्या निकाल सकते हैं वहां से सीधे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल सकते हैं। अगर मोलर मास यूज करेंगे तो नंबर ऑफ मोल निकालेंगे। तो ये भी मैंने आपको बता दिया, ये दो तरह का मास दिया हुआ था, एनसीईआरटी में दिया हुआ है सब क्वेश्चन, तो चांस है आने का, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, तो मैंने आपको जो जो बेसिक जहां जहां आ सकता है वो मैंने बता दिया है। अब आगे हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे एवरेज मोलर मास, एवरेज मोलर मास, एवरेज मोलर मास हम लोग डिस्कस करेंगे। एवरेज मोलर मास समझ रहे, तो एवरेज मोलर मास का कुछ मतलब नहीं होता है, एवरेज का सिंपल मतलब होता है ना, है ना, टोटल मास बटे में टोटल। जैसे एवरेज तुमको निकालना है, देखो ना 50 50 60, इसी का एवरेज निकालना है एवरेज। तो एवरेज तुम कैसे निकालते हो, 50 इंटू 50, 50 प्लस 50 प्लस 60 बटे 3 ही ना करते हो। तो टोटल ले लेते हो और बटे में टोटल नंबर ले लेते हो, उनका वैल्यू बटे टोटल, है ना। तो जो एवरेज मोलर मास होता है ये भी कुछ नहीं होता है यार, है ना। इसको हम कैसे निकालेंगे एवरेज मोलर मास, तो एम एवरेज जो हमारा होता है ये कुछ नहीं होगा, ऊपर में टोटल मास हो जाएगा, टोटल मास, और नीचे में हो जाएगा टोटल नंबर या टोटल मोल, टोटल मास, और इधर हो जाएगा टोटल मोल, टोटल मास बटे टोटल मोल, तब ना एवरेज आएगा। सबका मास ले लिए, 3-4 लोग हैं, 3-4 लोगों का मास ले लिए, 3-4 लोगों का मोल ले लिए, तो एवरेज आ गया यार, है ना। जैसे 5 सब्जेक्ट में आप नंबर पाते हैं 90, 95, 98, सारे नंबर को जोड़कर नंबर ऑफ सब्जेक्ट से भाग दे दीजिए, सारे सब्जेक्ट का नंबर जोड़िए और जितने सब्जेक्ट में आपके नंबर उससे डिवाइड कीजिए, तो एवरेज आ जाता है। तो हमने टोटल मास को टोटल मोल से डिवाइड किया, काम हमारा हो जाएगा, है ना। इसको और अच्छे से अगर हम लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं, M1 N1 M2 N2 डॉट 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 बटे में N1 प्लस N2 प्लस N3 डॉट डॉट डॉट। तो ये ऊपर वाला हमारा क्या है, टोटल मास है, और N1 N2 N3 क्या है, मोल्स है ना। M1 M2 क्या हमारा है, मोलर मास है। मैं लिख दे रहा हूं M1 कॉमा M2 डॉट डॉट डॉट, ये मोलर मास है यार, मोलर मास है बच्चा। और जो आपका N1 है N2 है डॉट डॉट डॉट, ये आपके मोल्स हैं यार, है ना। आप, है ना, अगर आप मोलर मास की जगह मैं पहले बता चुका हूं कि अगर आप यू में यूज करेंगे तो डायरेक्टली ये क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास हो जाएगा यार, या मोलिकुलर मास हो जाएगा, और यहाँ जो एन आप मोल कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा, सीधे सीधे नंबर हो जाएगा बच्चा, है ना। तो आप ध्यान रखेंगे, ये हम रोज का एवरेज मोलर मास का फार्मूला हो गया, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, है ना। फिर हम लोग इस पे एक आध क्वेश्चन डिस्कस कर, ठीक है। तो अभी हमने फार्मूला लिख लिया था, अब हम एक सिंपल सा क्वेश्चन दे देते हैं आपको, उसके बाद जो है आप इसको हम लोग सोल्व कर लेंगे किस तरह से हमारा होता है। तो मैंने सिंपल ये कह रहा हूं, है ना, कि Cl37 एंड Cl35 आर टू आइसोटोप्स, ये हमारे दो आइसोटोप्स हैं। कौन कौन है, क्लोरीन 37 एंड क्लोरीन 35। इफ मोल परसेंट of Cl35 is 75%. If mole percent of Cl35 is 75%, what is average molar mass? Average molar mass हम आपसे जानना चाह रहे हैं, व्हाट इज एवरेज मोलर मास। ठीक है बच्चे, एवरेज मोलर मास आपसे हम जानना चाह रहे हैं, ठीक है। तो देखो अभी 75%, अगर Cl35 कितना परसेंट है बताओ, तो 75%। इसका क्लियरली मतलब है कि Cl37 कितना परसेंट होगा, 25% होगा, दोनों मिला के 100% होगा कि नहीं होगा आपके पास। अच्छा,
एक ही एटम के अगर अलग अलग मास है तो उसी को हम लोग आइसोटोप्स बोलते हैं। तो ध्यान दीजिए, क्लोरीन 35 हमारा दिया हुआ है कि 2 आइसोटोप्स हैं, उसमें जो हमारा क्लोरीन 35 और 75% है, तो अगर ये 75% है तो ये क्लियरली क्या हो जाएगा 25%। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि अगर ये 75 मोल है तो ये कितना मोल है 25 मोल है, और टोटल कितना मोल अगर हम मान लें 100 मोल, अगर टोटल हम 100 मोल ले लें, इसका ही ना मतलब होता है 75% का मतलब क्या होता है 100 में 75, 25% 100 में 25, तो टोटल अगर हम 100 मोल माने तो ये वाला 75 हो जाएगा, ये वाला 25 हो जाएगा, नहीं इसका मतलब हुआ। चलो अभी हम फार्मूला पढ़े एम एवरेज का, पढ़े ना फार्मूला M1N1 फार्मूला पढ़े हैं, तो मैं फार्मूला लिख ही दे रहा हूं या डायरेक्ट यूज कर रहा हूं। M1N1 यानी M1 मतलब पहले का मास, देखो फार्मूला में लिख दे रहा हूं पहले, है ना, ताकि तुम लोग को थोड़ा और आसानी हो जाए। M1N1 प्लस M2N2 बटे में N1 प्लस N2, फार्मूला ही बताए थे ना एवरेज मोलर मास का। M1 M2 क्या बताए थे मोलर मास, तो बताओ पहले वाले का मोलर मास कितना है 35 क्लोरीन है ना, इसका मोलर मास क्या है 35 ही है, ठीक है। अच्छा ये कितना है 75 है यार, 75 दिया ना कि 75 है, ये 75 तो मैंने मान लिया 75। अच्छा दूसरा वाला कितना है यार 37 है यार, उसका मोलर मास कितना है, वो कितना है यार 25 है बट्टे, और टोटल कितना है बच्चा 100। तो ध्यान दीजिए मैंने क्या क्या लिखा है, समझिएगा अच्छे से। पहले का मास उसका मोल, दूसरे का मास उसका मोल, मोल या नंबर कह लो यार, है ना। तो हमने 100 माना तो 25 75 आ ही गया था, है ना। अब तुम 4 से डिवाइड कर लो यार, 25 से डिवाइड कर लो सबको, तो हमारा ये क्या हो जाएगा 35 × 3 प्लस 37 और बटे, ये देखो 25 से घटाए हैं, 25 से घटाएंगे तो 3 आएगा, 1 आएगा, ये इस तरह से घटाएंगे। इसको और तुम चाहो तो सिंप्लीफाई कर लो, तो हमारा आ जाएगा 35.5, ठीक है 35.5। तो देखिए मैंने क्या लिखा है, मैं फिर से लिख दे रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो, 35.5, ठीक है। तो 35.5 क्या है जरा मुझे बताइए, एवरेज मोलर मास किसका, क्लोरीन एटम का, क्योंकि 2 आइसोटोप के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा जब भी फ्रैक्शनल आता है मोलर मास तो वो एवरेज मोलर मास को ही बताता है, ठीक है। तो आप लोग लिख सकते हैं, है ना, whenever molar mass of atom is coming to be fractional, actually it is average molar mass and atom has isotopes. लिख लीजिए अच्छे से, whenever molar mass of atom is coming to be fractional, then it is average molar mass and atom has isotope. भाई आइसोटोप होगा तब ना एवरेज लोगे, आइसोटोप ही नहीं होगा तो एवरेज कहां से लोगे, ठीक है ना यार। तो जब भी हम एवरेज मोलर मास की बात करते हैं या फ्रैक्शनल आता है, कभी भी मोलर मास अगर कहीं आपको फ्रैक्शनल दिख गया किसी भी एटम के लिए, तो आप समझ लीजिएगा कि वो पक्का क्या है, एवरेज मोलर मास ऑफ एटम है, और एटम का क्या मिल रहा है, आइसोटोप मिल रहा है, ठीक है बच्चे। तो आप समझ गए होंगे किस तरह से हम लोगों को क्वेश्चन करना है यार, ठीक है। तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं। चलो बच्चा हम लोग एक क्वेश्चन ले रहे हैं, इफ एवरेज मोलर मास ऑफ Fe is 57.4 having Fe 56 20% and Fe 57 and Fe 58, है ना। एवरेज मोलर मास ऑफ Fe जो है हमने 57.4 दिया है, और उसके 3 आइसोटोप्स हैं, हैविंग Fe 56 जो उसमें 20% है, साथ में Fe 57 है, एंड ये कॉमा दे देता हूं, कॉमा Fe 57 एंड Fe 58 है। अब मैं पूछ रहा हूं व्हाट इज परसेंटेज ऑफ Fe 57, ठीक है यार। तो दिया तो है नहीं, तो हम मान लेते हैं कि लेट Fe 57 इज X%, तो क्लियरली हो जाएगा दिस इंप्लाइज दैट जो Fe 57 नहीं लिखते हैं, ये तो गलत हो जाएगा ना। Fe 58 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, टोटल हमेशा 100 होता है परसेंटेज में, टोटल 100 होता है, 100 में 20 कौन हो गया, पहला हो गया यार, ये वाला कितना हो गया X हो गया, तो इसको घटा दो यार, है ना। तो ये कितना आ जाएगा बच्चा 80 माइनस X% आ जाएगा, ठीक है बच्चे, है ना। अब कुछ नहीं करना है, एवरेज मोलर मास का फार्मूला आपको पता है, ये बराबर क्या होता है M1N1 M2N2 M3N3 बटे में N1 प्लस N2 प्लस N3, ठीक है। तो चलो यार M1 पहले का मास कितना है 56, मैं बार बार रहा हूं कि जब भी परसेंटेज है तो उसको तुम उतना मोल मान लो यार, तो ये 20 प्लस क्या कर लोगे बताओ 57 इंटू X मान लो यार, प्लस क्या कर लो यार 58 इंटू क्या कर लो यार 80 माइनस X मान लो यार, और टोटल हमेशा क्या होगा 100 होगा, सबको जोड़ लो यार, 100 आएगा नहीं आएगा, टोटल 100 होगा तभी ना। और अब तुम कंफ्यूज मत करना कि तो खाली परसेंटेज दिया तो मोल परसेंट माने कि मास परसेंट माने, तो जो आइसोटोप वाले जो भी क्वेश्चन तुम्हारे नीट में आए हुए अभी तक, वहां वो
नहीं मेंशन किया है, और नहीं मेंशन किया और उसको क्या किया है, मोल परसेंट मान के सोल्व किया है। तो आप लोग भी मोल परसेंट मान के ही कीजिएगा, वो प्रीवियस ईयर के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। वैसे तो मेंशन करना चाहिए, बट नहीं मेंशन करने पे मोल परसेंट के हिसाब से किया, तो आप भी इसी हिसाब से करेंगे, ठीक है ना, आइसोटोप वाले क्वेश्चंस को, ठीक है बच्चे। तो चले यार आगे चलते हैं बच्चे, है ना। तो आगे चलते हैं यार। तो अब इसको थोड़ा सा मैं सोल्व कर दे रहा हूं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आसानी हो जाए इक्वेशन को। तो अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, जरा मुझे बताइए। हम लोग का हो जाएगा 5740। अगर आप इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 2, और ये हमारा हो जाएगा 120, है ना। मल्टीप्लाई कर लो तो सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, क्या पता इसमें, ठीक है। तो इस तरह से आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 57x ही रहेगा। इसको अभी छोड़ दो तुम, 58 इंटू 80 को, बाद में इसको हम लोग सोल्व करते हैं, और माइनस इसको हम क्या लिख देते हैं, 58x लिख देते हैं, ठीक है बच्चा। 58x लिख देते हैं, जब हमने 100 से मल्टीप्लाई कर लिया यार, है ना। तो बाकी को मैं सिंप्लीफाई करके सोल्व कर दे रहा हूँ, वेट करो तुम लोग, मैं इसको सोल्व कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो चलिए बच्चे, हम लोग देखिए अभी बता रहे थे कैसे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। 5740 1120, और ये 57x है, वहां माइनस 58x है, घटाओगे तो x आ जाएगा, और यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 4640 आ जाएगा। अब तुम x को इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ यार। तो x बराबर ये जो जोड़ के आ रहा है वो हमारा आ रहा है 5760 आ रहा है यार, ये दोनों को जोड़ के, है ना, जोड़ लो तुम आराम से। और माइनस से हो जाएगा 5740, तो जो हमारे x की वैल्यू है वो 20 आ जाएगी, दैट इज 20% हो जाएगी, ठीक है यार। तो एक हमारा 20% हो गया, तो दूसरा हमारा 80% हो गया। इसी तरह से हम लोग को क्वेश्चन करना है। तो हमने डिस्कस क्या किया था, मोल हमारा क्या होता हमने डिस्कस किया, SI यूनिट है। फिर 1 मोल क्या होता है, एवोगाड्रो नंबर के बराबर। C12 हमने उसको डिफिनेशन निकाला है। फिर हमने मोल के तीनों फॉर्म पढ़े यार। नंबर में दिया रहेगा तो एवोगाड्रो नंबर से भाग देंगे तब मोल आएगा। वॉल्यूम एनटीपी पे दिया रहेगा तो 22.4 से डिवाइड करेंगे, और अगर वेट ग्राम में दिया रहेगा तो मोलर मास से डिवाइड करेंगे। और फिर एक बार मोल आ जाएगा तो हम तीनों को आपस में चेंज कर सकते हैं। नंबर से मोल निकाल के फिर हम वेट निकाल सकते हैं, या वॉल्यूम से मोल निकाल के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं। फिर हमने पढ़ा कि अगर मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम वगैरह कुछ पूछा है तो हमेशा हम लोग को ध्यान रखना है कि पहले मोल से आप मॉलिक्यूल निकालें, उसके बाद एटम या इलेक्ट्रॉन निकालें, है ना। उसी हिसाब से करिएगा तो गलती नहीं होगा। जितने भी क्वेश्चन मैंने करवाए हैं सारे आए हुए ही थे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने डिस्कस किया है कि मोलर मास तो एक मोल का मास होता है, उसी तरह एटॉमिक मास एक एटम का मास होता है, जिसको हम लोग यू में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है ना। उसी तरह अगर एक मॉलिक्यूल की मास की बात होगी तो उसको भी हम लोग यू में एक्सप्रेस करते हैं, उसको हम लोग मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, हीलियम का एटॉमिक मास 4U होगा, और हीलियम का जो मोलर मास होगा 4 ग्राम पर मोल होगा। 1U क्या होता है, तो 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन एटम होता है, और उसकी जो वैल्यू होती है 1.66 10⁻24 ग्राम होती है, ठीक है बच्चे। वो सब डिस्कस किया। फिर हमने एवरेज मोलर मास के बारे में पढ़ा कि बहुत सारे ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनके आइसोटोप्स होते हैं, तो वहां पर उनका मास क्या है, फ्रैक्शनल आ जाता है। और एवरेज हम कैसे निकालते हैं, तो बिल्कुल टोटल मास बटे टोटल मोल, या M1 N1 प्लस M2 N2 प्लस M3 N3 बटे N1 प्लस N2 प्लस N3। M1 M2 मोलर मास रहेगा, और N1 N2 N3 क्या रहेगा, मोल्स रहेगा, ठीक है बच्चा। तो उसी हिसाब से उसको हम निकालते हैं। और आइसोटोप्स वाले के केस में थोड़ा सा ध्यान रखना कि मोल परसेंट लेकर चलना, अगर मेंशन नहीं किया है तब, ठीक है बच्चा। अगर मास परसेंट रहेगा, अगर मेंशन किया है मास परसेंट, तो मास परसेंट लेके करेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग लेक्चर फर्स्ट में डिस्कस किए हैं। अब अगले लेक्चर हम लोग आएंगे तो परसेंटेज कंपोजिशन, एम्पिरिकल फार्मूला वगैरह डिस्कस करेंगे, ठीक है।